ऑलराइट, चले मूविंग फॉरवर्ड। बैंक जो है बेसिकली, हम जैसे बैलेंस शीट की बात करते हैं, वी हैव एसेट्स एंड वी हैव लाइबिलिटीज। एसेट्स वो होते हैं जो आने वाले वक्त में हमें फायदा देते हैं, और लाइबिलिटीज वो होती हैं जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं या आने वाले वक्त में हमने पे आउट करनी है। इसी तरीके से बैंक के डिपार्टमेंट्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है प्राइमरली, उसके अलावा भी बहुत से डिपार्टमेंट है, बट अगर हम ऑपरेशंस को देखें तो दो हिस्सों की हम बात करते हैं। बैंक के कुछ डिपार्टमेंट एसेट साइड पे आते हैं और कुछ डिपार्टमेंट्स लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। एसेट से मतलब है ऐसे डिपार्टमेंट्स जो बैंक को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। दैट मींस अगर हम लेंडिंग की बात करें, एडवांसेस की बात करें, क्रेडिट डिपार्टमेंट की बात करें, तो ये वो डिपार्टमेंट होता है जो लेंडिंग करता है जिससे इंटरेस्ट मिलता है और बैंक को अर्निंग होती है। सो हम इसको कहते हैं दीज आर एसेट डिपार्टमेंट। इसी तरीके से एक डिपार्टमेंट जो डिपॉजिट लेके आता है, जिसकी पोस्ट अक्सर होती हैं बीडीओज हैं, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, या कहीं किसी जगह पे कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर होता है, इसी किस्म के नाम की पोस्ट्स होती हैं, जिनका काम होता है कि वो मार्केट से डिपॉजिट लेके आए। जब वो डिपॉजिट लाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस डिपॉजिट के ऊपर बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो इट बिकम्स लाइबिलिटी ऑफ द बैंक, या ये एक्सपेंस साइड ऑफ द बैंक है। ठीक है, सो इस तरीके से हम बेसिकली बैंक के डिपार्टमेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एसेट साइड है एंड देन वी हैव लाइबिलिटी साइड। अब वन बाय वन डिपार्टमेंट को अगर देखें तो सबसे पहले और एक जो डिपार्टमेंट आता है दैट इज कैश डिपार्टमेंट। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ कमर्शियल बैंक। मतलब डिपार्टमेंट या किसी भी बैंक के अंदर या ब्रांच के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो कुछ ऐसे फर्दर सब डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको वहां पे नजर आते हैं, जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है। सो वन बाय वन हम इम्पोर्टेंस के हवाले से वो डिस्कस करते चले जा रहे हैं। अब पहला मैंने आपको बताया दैट इज कैश डिपार्टमेंट। कैश डिपार्टमेंट वो होता है जहां पे कैश रिसीट और डिस्बर्समेंट होती है। यानी कि वो डिपार्टमेंट जहां पे अगर कोई भी डिपॉजिट होल्डर आता है तो वो डिपॉजिट जमा करवाता है, वो स्ट्रेट अवे कैशियर के पास जाता है, जिसको आज कल या नाम चेंज करके हम कहते यूनिवर्सल टेलर भी कहते हैं। अक्सर जब आप ब्रांच में एंटर होंगे तो किसी जगह पे उसका नाम कैशियर लिखा होगा और अक्सर जगहों पे यूनिवर्सल टेलर लिखा होगा। सो इन द अर्लियर एजेस इट वाज सपोज टू बी अ कैशियर। वो कैशियर का काम सिर्फ ये था कि अगर कोई पैसे जमा करवाने आया है तो उसके अगेंस्ट जो कस्टमर है वो एक स्लिप फिल करता था, जिसको हम पे इन स्लिप कहते हैं या डिपॉजिट स्लिप कहते हैं। उसके अंदर बेसिक डिटेल्स मौजूद होती हैं, जैसा कि नेम ऑफ द डिपॉजिट होल्डर, या जो अकाउंट है डिपॉजिट होल्डर का, डेट क्या है, अमाउंट क्या है, अमाउंट इन फिगर्स एंड अमाउंट इन वर्ड्स, एंड सिमिलरली डिपॉजिट होल्डर के सिग्नेचर। सो बेसिक डिटेल्स के किस अकाउंट में पैसे जमा होने, वो डिटेल्स उसमें मौजूद होती हैं। उसको फिल करके कैशियर को दिया जाता है, कैशियर उसकी सिस्टम के अंदर एंट्री करता है एंड देन इट गिव्स बैक यू एन एविडेंस विद स्टैम्प दैट के यस ये पैसे जो हैं वो अकाउंट में जमा हो गए हैं। इसी तरीके से अगर कोई इंडिविजुअल या डिपॉजिट होल्डर अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करने आता है तो वो अपने पास एक चेक लेके आता है। उस चेक पे भी बेसिक डिटेल्स मौजूद होती हैं, डेट मौजूद होती है, जो विड्रॉ करने आ रहा है उसका नेम मौजूद होता है, अमाउंट मौजूद होती है इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स, एंड इसी तरह अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर मौजूद होते हैं। इस पर्सपेक्टिव में कैशियर को वो चेक दिया जाता है, कैशियर उसको ऑथराइज करता है, वेरीफाई करता है कि जो सिग्नेचर चेक पे मौजूद है वो अकाउंट होल्डर के ही हैं, चेक वैलिड है, चेक किसी तरीके से फ्रॉड या फोर्ज्ड तो नहीं लग रहा, डेट ठीक है, अमाउंट ठीक है। अगर वो सब ठीक है तो वो उसको एक्सेप्ट करके स्टैंपिंग करके उसके अगेंस्ट जो भी पेमेंट है वो पे कर देता है। सो दिस इज बेसिकली द वर्क ऑफ अ कैशियर, बेसिक वर्क ऑफ अ कैशियर। बाय द टाइम जैसे या नई टेक्निक्स या नई सिस्टम्स या नई मशीनरी आती गई तो ऐसी सूरत में कैशियर का काम भी अपग्रेड होता गया। जैसे जब ऑनलाइन आई तो बहुत सारी ब्रांचेस में अब ऑनलाइन ट्रांसफर भी कैश करता है। इसी तरीके से यूटिलिटी बिल्स
भी कैशियर एक्सेप्ट करता है। कुछ ब्रांचेस में तो पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर वर्किंग भी कैशियर करता है। सो इसलिए उसका नाम कैशियर से हटा के यूनिवर्सल टेलर कर दिया गया कि वो मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर रहा है। अब अगर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से बात करें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैश को रिसीव रिसीट करना और डिस्पर्स करना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि पैसे जो हैं या जो रिवॉर्ड है या जो सैलरी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की मिलती है, काम की नहीं मिलती। मतलब जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हो सकता है आप उतना ही ज्यादा अर्न कर रहे हो। जैसे एक सिंपल मजदूर है, शायद लेबर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे ज्यादा मेहनत वो करता है, बट उसकी सैलरी या वेजेस या रेवेन्यू या रेम्युनरेशन जो है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू अ कॉन्ट्रैक्टर। बिकॉज जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर जो है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल वो है। सो जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका रेवेन्यू भी उतना ही ज्यादा होता है। अब कैशियर के परस्पेक्टिव से बात करें तो फिजिकल वर्क तो ज्यादा है कि वो कैश सारा दिन रिसीव करता है, फिर उसके अगेंस्ट पेमेंट करता है या काउंटिंग करता है। बहरहाल उसकी भी अब मशीन आ चुकी है जो काउंटिंग भी करती है और नोट चेकिंग भी करती है, बट स्टिल ही हैज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये उसका रूटीन वर्क है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं चाहिए। उसने नोट लेना है, उसको काउंट करना है, असल या नकल चेक करना है जो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके अगेंस्ट या तो रिसीव करना है या पेमेंट कर देनी है। सो बहुत ज़्यादा वो टेक्निकली डिफिकल्ट काम नहीं है। इसलिए एक ब्रांच में जो कंपैरेटिवली कम सैलरी होती है, अगेन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, दिस इज देयर कैन बी एन एक्सेप्शन कि एक कैशियर बहुत अरसे से काम कर रहा है तो हो सकता है उसकी सैलरी बाय द टाइम ज़्यादा हो जाए, या वो बहुत एक्सपीरियंस है सो बैंक उसके इंक्रीमेंट ज़्यादा लगा दे। बट नॉर्मली स्पीकिंग कैशियर की जो सैलरी है कंपैरेटिवली बाकी डिपार्टमेंट्स के निस्बत कम इंक्रीज होती है। द रीजन इज कि he or she has to do a routine work, there is no technicality involved। उसने सिर्फ पैसे लेने हैं, उसको काउंट करना है एंड उसके अगेंस्ट एक स्टैम्प करके रसीद दे देनी है और इसी तरीके से चेक को प्रोसेस कर देना। सो दिस इज द वर्क ऑफ कैश डिपार्टमेंट। इसके अलावा कैशियर जो है वो हेल्प करता है एटीएम फीडिंग के अंदर। अब देखते हैं कि जब आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं या एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो मशीन के अंदर जो जब आप उसको विड्रॉ की रिक्वेस्ट देते हैं या विड्रॉल की रिक्वेस्ट देते हैं तो मशीन से जो कैश आपको मिलता है वो कहीं ना कहीं फीड किया जाता है। सो एटीएम के अंदर केसेट्स होती हैं जिसके अंदर वो कैश फीड किया जाता है। अब कैश की जिम्मेदारी क्योंकि कैशियर की होती है, सो कैशियर ब्रांच मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर को असिस्ट करता है ड्यूरिंग फीडिंग ऑफ दैट कैश। सो वो एटीएम मशीन को कैश रिप्लेनिश करना या रिप्लेस करना वो डेली एक्टिविटी या 2 दिन के बाद एक्टिविटी होती है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ ब्रांच। अगर ब्रांच में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स है एटीएम के थ्रू तो फिर प्रोबेबली डेली कैश रिप्लेनिश करना पड़ता है, और अगर कम एक्टिविटी है तो फिर कभी 2 या 3 दिन के बाद कैश को चेंज किया जाता है। सो कैशियर उस पूरी कैसेट को एक सर्टन अमाउंट जो भी एटीएम के अंदर फीड करनी है वो कैश इकट्ठा करके उसको काउंट करके असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर के साथ उस कैसेट में फीड करता है, और उस एटीएम की जो वर्किंग है उसकी भी कुछ जिम्मेदारी कैशियर के पास होती है। सो दिस इज द वर्क ऑफ अ कैश डिपार्टमेंट इन अ कमर्शियल बैंक। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर ये टॉपिक बुक में नहीं है? नहीं, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज अ प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, नोट्स आप लोग साथ साथ बना रहे होंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो या तो आपको बैंक में जाके प्रैक्टिकली पता चलेंगी या जब आप काम करेंगे अगर आप बैंक ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको पता चलेंगी, ये बुक में अवेलेबल नहीं होंगी। ओके सर। देन सेकेंड डिपार्टमेंट, अगर हम बात करें कैश डिपार्टमेंट के बाद, दैट इज अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट। नाउ अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट इज बेसिकली जो बेसिक बैंक का और कस्टमर का रिलेशन बनता है वो अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट से बनता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू ओपन एन अकाउंट इन बैंक अल्फला लिमिटेड, सो मैं बैंक अल्फला लिमिटेड जाता हूँ,
और मैं एक रिलेशनशिप या एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ बिटवीन मी एंड एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज बैंक अल्फा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशन पे बेस करता है, एग्रीमेंट पे बेस करता है, म्यूचुअल कॉन्सेंट पे बेस करता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे बेस करता है। सो वो कॉन्ट्रैक्ट जो मुझसे करता है या जो करवाता है, दैट इज एक्चुअली द अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट। Now, account opening department is one of the most important department in operation side of the bank. क्योंकि अगर रिलेशनशिप की बेस ही गलत हो, या अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो क्लोजेज लिखी गई हैं या जो डिटेल्स लिखी गई हैं, जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है, अगर वही फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी निकल आए, तो आने वाले वक्त में बहुत सारे फ्रॉड्स या बहुत सारी गैम्बलिंग या बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब अकाउंट ओपन हुआ तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एक दिया जाता है, उसमें अपनी बेसिक, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के अकाउंट होंगे, आपने भी वो फिल किया होगा। उसमें नेम, फादर नेम, गार्डियन नेम, एड्रेस, टेलीफोन और जो बेसिक डिटेल्स होती है, क्रेडेंशियल्स होते हैं, सोर्स ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसा कहाँ से आएगा इस अकाउंट के अंदर। सो वो सारी चीजें अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के अंदर फिल की जाती हैं। नाउ दिस इज अ बिट टेक्निकल काइंड ऑफ वर्क। कैशियर की निस्बत ये काम थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल इस पर्सपेक्टिव से है कि हर इंडिविजुअल जो अकाउंट ओपन करवाने आएगा, ही और शी माइट बी अ डिफरेंट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, ही और शी इज अ स्टूडेंट, वो भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। इसी तरह एक सैलरीड पर्सन है, वो भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। अब सैलरी में भी बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ हैं। एक बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर काम कर रहा है, एक पार्टनरशिप के अंडर काम कर रहा है, या फर्म के अंडर, एक कंपनी के अंडर काम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। सो सबकी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। इसी तरीके से कोई इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, सो उसकी डिफरेंट है। अब बिजनेस में भी डिफरेंट है, एक सोल प्रोप्राइटर है, एक पार्टनर है, एक डायरेक्टर है। सो वो मुख्तलिफ सिनेरियो आ गया। इसी तरह डिफरेंट एनजीओज हैं, वो भी अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे होते हैं जो अकाउंट ओपन करवाते हैं। So technically speaking, an account opening person or account opening department has to deal with different institutions, with different persons, with different entities. अब जैसे एक स्टूडेंट के लिए जब अकाउंट ओपन करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट कार्ड, विच इज एन एविडेंस दैट द पर्सन इज अ स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट कार्ड नहीं है तो फिर आप स्टूडेंट अकाउंट इशू नहीं करेंगे बीइंग एन अकाउंट ओपनिंग पर्सन, क्योंकि वो प्रूव ही नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं। इसी तरह अगर एक सैलरीड पर्सन है, वो आपको कहता है कि मेरे अकाउंट में जो पैसे आएंगे या जो सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज माय सैलरी। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डिमांड फ्रॉम हिम इज द सैलरी स्लिप or the evidence of salary, that how much amount are you getting with respect to salary and from which organization. The primary purpose to get that evidence is कि जो पैसा आ रहा है वो कहीं ब्लैक मनी तो नहीं है, वो कहीं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से तो नहीं आ रहा, या वो कहीं दहशतगर्दी में या टेररिज्म में तो यूज नहीं हो रहा। इसलिए आपको प्रूफ चाहिए होता है कि जो पैसा अकाउंट में आएगा वो कहाँ से आएगा। इसी तरीके से अब जो सैलरीड पर्सन है, उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज अ सैलरी स्लिप। उसके अलावा सीएनआईसी और बाकी चीजें हैं, बट एक एविडेंस जो आपको एज एन इनकम प्रूफ चाहिए, दैट इज सैलरी स्लिप। इसी तरह अब अगर कोई बिजनेसमैन है, लेट्स से एक पार्टनर है, पार्टनरशिप में वो काम करता है, सो ऑनर उसका पार्टनर हुआ। सो पार्टनर आता है, वो अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, देन द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डिमांड इज, कैन बी दैट हाउ मच यू आर अर्निंग। उसका प्रूफ क्या है, वो पार्टनरशिप डीड आप ले सकते हैं, या उसका सीएनआईसी या बाकी चीजें, और आप उसके बिजनेस का विजिट भी करेंगे। अगर एक पार्टनरशिप अकाउंट आपके पास ओपन होने आ रहा है, तो आप उसके पार्टनरशिप जहाँ पे वो बिजनेस स्टैंड करता है, सिचुएट करता है, उसको प्रैक्टिकली विजिट करना भी जरूरी है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि ये कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं है, या कोई फेक चीज तो नहीं है जो वो एज अ प्रूफ दे रहा है इनकम का। सो वो विजिट किया जाता है, एविडेंस लिया जाता है कि वाकई ये बिजनेस मौजूद है, और फिर अकाउंट ओपन किया जाता है। सो बाय एनी मींस an account opening person has a different kind of responsibility in comparison to cash department. तो इसलिए अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट की क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली उसकी जो ग्रोथ है, या जो प्रमोशन है, या जो सैलरी इंक्रीमेंट है, वो भी कैश डिपार्टमेंट की निस्बत ज्यादा होता है। ठीक है।
इसी तरीके से अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट में एक चीज होती है, KYC, नो योर कस्टमर। अकाउंट ओपनिंग पर्सन एक डॉक्यूमेंट फिल करता है इंटरनली, KYC, know your customer. That document is basically kept in record। अकाउंट के अंदर जो एनुअल इनकमिंग एंड आउटगोइंग होगी वो तकरीबन कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई एम हैविंग अ जॉब एंड आई एम अर्निंग ₹1 लाख। तो जब मैं अकाउंट ओपन करवाऊंगा और अपनी सैलरी स्लिप दूंगा तो अकाउंट ओपनिंग पर्सन मुझसे पूछेगा कि इसके अलावा भी कोई रेवेन्यू आपके पास आता है। अब वो मुझसे स्ट्रेट अवे वन बाय वन एग्जैक्ट डिटेल नहीं पूछ सकता, बिकॉज इट्स माय सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल थिंग्स। बट वो बातों में ये पूछने की या जानने की कोशिश कर रहा होता है कि इस पूरे साल के अंदर मेरे अकाउंट में कितना पैसा आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उससे कहा कि मेरा इसके अलावा कोई रेवेन्यू नहीं है, आई एम जस्ट गेटिंग अ सैलरी ऑफ ₹1 लाख पर मंथ। तो वो KYC फॉर्म, नो योर कस्टमर फॉर्म, दैट इज अ रिटन थिंग। वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको अकाउंट ओपनिंग ने फिल करना होता है। उसके अंदर जब एनुअल टर्नओवर लिखता है तो वो कैलकुलेट करता है दैट आई एम गेटिंग ₹1 लाख। इसका मतलब यह है कि 12 लाख महीने साल का हो गया। हो सकता है कुछ इंक्रीमेंट्स लग जाए, कुछ बोनस आ जाए। सो एग्रीगेटली उस KYC फॉर्म के ऊपर मेरी एनुअल टर्नओवर 15 लाख लिख देता है। अब अगर तो मेरी ट्रांजेक्शन उसी 15 लाख के अंदर अंदर हो रही हैं तो दैट मीन्स सारा कुछ रूटीन वर्क है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई मसला नहीं है। बट जस्ट सपोज कि मेरी ट्रांजेक्शन इन मंथ 60 लाख रुपए की कोई मेजर ट्रांजेक्शन आ जाती है। नाउ दिस इज एन अल्टीमेटम फॉर अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट एंड द बैंक। ये जो मेरी इनकम 12 लाख से ज्यादा ही हो सकती थी, प्लीज 60 लाख उसमें कहाँ से आ गया। द बैंक और द पर्सन वर्किंग इन अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट मी एंड आस्क मी कि ये ट्रांजेक्शन क्यों हुई और कैसे हुई। द रीजन इज के बैंक ये जानना चाह रहा है कि कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हुई। बैंक ऐसा क्यों जानना चाह रहा है? स्पेशल बैंक्स को कहता है कि अपने कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखें, नो योर कस्टमर, कि कोई इलीगल। इस सारों के लिए फिर बैंक के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अपने कस्टमर्स के बारे में रिकॉर्ड रखें, और उसी के लिए वो फिर KYC फॉर्म 4 लाख आया तो क्यों आया और कहाँ से आया। अकाउंट ओपनिंग पर्सन की फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करे कि कस्टमर उससे अनॉय ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका 60 लाख क्यों आया, तो वो अगले दिन अपना अकाउंट बंद करवा के किसी और बैंक में ओपन करवा लेगा। तो यहाँ पे आपको टेक्निकली खेलना पड़ता है या टेक्निकली उसे पूछना पड़ता है। लेट्स से, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, कि आप उससे पूछते हैं कि सर मैंने जस्ट आपके एक ट्रांजैक्शन देखी थी 60 लाख की, तो हमारे पास एक डिफरेंट अकाउंट है या एक अच्छा अकाउंट है, या हम इंश्योरेंस ऑफर कर रहे हैं, या हम कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं उन लोगों को कि जिनके अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा 3 माह के लिए या 6 माह के लिए पड़ा रहता है। ऐसी कोई भी आप उसको पॉलिसी बता के तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देन ही और शी मे टेल यू कि ये जस्ट एक वन टाइम ट्रांजैक्शन है, हो सकता है कोई मैंने घर बेचा है या इस किस्म की कोई ट्रांजैक्शन थी, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। एंड देन यू विल अपडेट द KYC दैट इट वाज ओनली। वो कहता है कि जी मेरी जॉब ऐसी लग गई है, या मुझे फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, या मेरी एक प्रॉपर्टी थी जिसको मैंने रेंट पे दी है, उसकी इनकम भी मुझे जनरेट होनी है, और अब मेरा टर्नओवर 60 लाख ही हुआ करेगा। सो दैट मीन्स now you need to get another evidence of income from him, या जो भी उसके पास रेवेन्यू आएगा या इनकम आएगी उसका उससे सर्टिफिकेट लें या रिसोर्स लें या एविडेंस लें, और अपने KYC फॉर्म को उसके अकॉर्डिंगली अपडेट कर दें कि अब टर्नओवर 12 लाख की बजाय इतना टर्नओवर हुआ करेगा। सो अगर उतना टर्नओवर हो रहा है तो अगेन ये फिर एक नॉर्मल चीज हो जाएगी, और जब वो फिर से कोलैप्स करेगा या फिर से कोई उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन होगी, देन यू नीड टू अपडेट KYC अगेन। सो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सो दिस इज वर्क विच एन अकाउंट ओपनिंग पर्सन और अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये सारे काम क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उसकी प्रमोशन या ग्रोथ या इंक्रीमेंट
कंपैरेटिवली कैशियर से बेहतर होता है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ऑल राइट जी, नहीं है क्वेश्चन। देन द नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज, हम उसको क्लियरिंग डिपार्टमेंट या कुछ जगहों पे रेमिटेंस डिपार्टमेंट इकट्ठा कहते हैं। पहले क्लियरिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं। क्लियरिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें जो चेक्स हैं मुख्तलिफ बैंक्स के, या जो पैसे ट्रांसफर होने होते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, वो सारा कुछ क्लियरिंग डिपार्टमेंट में डील किया जाता है। क्लियरिंग दो किस्म की होती है, इनवर्ड क्लियरिंग एंड आउटवर्ड क्लियरिंग। इससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मिस्टर ए इज सेलर एंड मिस्टर बी इज बायर ऑफ अ प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की है। सो मिस्टर बी जो है वो एक चेक दे देता है मिस्टर ए को। अब ऐसी सूरत में बी का अकाउंट बैंक अल्फला में मौजूद है और मिस्टर ए का अकाउंट लेट से एमसीबी बैंक में मौजूद है। अब अगर तो ये सेम बैंक होते तो फिर तो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो सकती थी, या सेम बैंक था तो बैंक सिग्नेचर वेरीफाई कर सकता था। जिसने चेक दिया है सिग्नेचर वेरीफाई करता, अगर सब ठीक होता तो वो इमीडिएटली पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता क्योंकि बैंक सेम है। बट अगर मुख्तलिफ बैंक हैं कि चेक है बैंक अल्फला का और जिस कस्टमर के अकाउंट में जमा होना है वो अपने कस्टमर के अकाउंट में पैसे जमा नहीं करेगा जब तक उसको बैंक अल्फला से मिलेंगे नहीं। तो पीछे से पैसे आएंगे तो ही वो अपने कस्टमर के अकाउंट में जमा करवाएगा। और वो चेक कैश हो जाएगा या चेक ठीक है, एमसीबी को ये पता नहीं चल सकता क्योंकि वो चेक बैंक अल्फला का है। सो वो बैंक अल्फला को ही पता चलेगा। अब ऐसी सिचुएशन जिसमें चेक्स दो मुख्तलिफ बैंक्स के हैं, ऐसा डिपार्टमेंट जो एक डिफरेंट बैंक से पैसा कलेक्ट करके अपने कस्टमर के अकाउंट में जमा करता है, एंड वाइस वर्सा, कि अपना जो पैसा है वो किसी किसी और का आपके पास आया हुआ है और आप अपने कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकाल के कहीं और भेज रहे हैं, ये डिपार्टमेंट क्लियरिंग डिपार्टमेंट कहलाता है। इसको 2 मिनट समझने की कोशिश करें, मैं अभी बताता हूँ आपको फर्दर। जी, सो बेसिकली क्या हो रहा है, जब दो मुख्तलिफ बैंक्स अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए या अपने कस्टमर के अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं या अपने कस्टमर के अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं, इन केस द चेक इज ऑफ टू डिफरेंट बैंक्स, तो इस एक्शन पे जो सारी चीजें परफॉर्म कर रहा है, दैट डिपार्टमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड क्लियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है। अब इसको फर्दर मैंने आपको बताया दो टाइप्स होती हैं क्लियरिंग की। द फर्स्ट वन इज इनवर्ड क्लियरिंग एंड सेकंड वर्ड इज आउटवर्ड क्लियरिंग। इनवर्ड क्लियरिंग वो होती है जिसमें किसी दूसरे बैंक का चेक आता है जो आपके कस्टमर ने इशू किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप एमसीबी बैंक में काम कर रहे हैं या आपका अकाउंट जो है, जो कस्टमर आपका है उसका अकाउंट एमसीबी बैंक में है और आप क्लियरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एमसीबी बैंक के ही। आपका कस्टमर चेक इशू करता है क्योंकि वो जब अपने बैंक में बैंक अल्फला में या किसी भी और बैंक में चेक जमा करवाएगा तो वो इवेंचुअली क्लियर होने आप ही के पास आएगा, क्योंकि
जो चेक है वो इशू आपके कस्टमर ने किया है और कस्टमर की सारी डिटेल्स यानी कि कस्टमर के जो सिग्नेचर हैं वो आपके पास मौजूद है। So, ऐसा चेक जो आपका कस्टमर इशू करता है और वो वापस क्लियर होने आपके पास आता है, जिसमें आपके कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, इसको हम कहते हैं इनवर्ड क्लियरिंग। सो फॉर अ पर्सन हु इज वर्किंग इन क्लियरिंग डिपार्टमेंट, वो इनवर्ड क्लियरिंग उसको कहेगा जो आप ही के कस्टमर ने चेक किसी को इशू किया था, वो चेक किसी दूसरे बैंक के थ्रू आपके पास आया है क्लियर होने के लिए कि इस कस्टमर अपने कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालें और हमारे बैंक को ट्रांसफर कर दें। ऐसे चेक को या ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे इनवर्ड क्लियरिंग। एंड वाइस वर्सा, आउटवर्ड क्लियरिंग फिर क्या होगी? वो चेक जो कस्टमर किसी और बैंक का आपके पास लेके आता है कि मेरे अकाउंट में पैसे जमा करते हैं जो चेक में लिखे गए। अब ऐसी सूरत में क्लियरिंग डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल क्या करेगा कि वो चेक कस्टमर से रिसीव करेगा, लेकिन स्ट्रेट अवे वो कस्टमर के अकाउंट में जमा नहीं कर सकता क्योंकि उसे अभी पैसे मिले नहीं। सो वो कस्टमर से चेक रिसीव करेगा, उसको निफ्ट एक इदारा होता है, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, जब हम निफ्ट पढ़ेंगे तो फिर इस पर डिस्कस करेंगे। वो चेक कस्टमर से रिसीव करने के बाद एक दूसरे बैंक, जिस भी बैंक का वो चेक है, लेट से बैंक अल्फला का, तो वो बैंक अल्फला भेजेगा। बैंक अल्फला के लिए अब वो इनवर्ट क्लियरिंग हो गई, और वो पैसे जब बैंक अल्फला ट्रांसफर करेगा आपके बैंक को यानी कि एमसीबी बैंक को, तो एमसीबी पैसे आने के बाद वो कस्टमर के अकाउंट में जमा कर देगा। सो ऐसा चेक जो आपके कस्टमर ने आपके पास जमा करवाया है, जिसमें कस्टमर के अकाउंट में पैसे ऐड होने हैं, जमा होने हैं, इसको हम कहते हैं आउटवर्ड क्लियरिंग। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये तो हो गया ना लोकल बिजनेस का, लोकल बैंक्स में आपस में, हम्म। मगर पाकिस्तान के अंदर सर ये जी। जो लोग बड़े एक्सपोर्टर बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये किस तरह एक्सचेंज करते हैं अगर जी ये कैश में ना करना चाहें, क्योंकि ये चेक्स वगैरह ही करते हैं ना आपस में एक्सचेंज, तो इनका क्या प्रोसीजर होता है? नहीं, वो चेक नहीं होता, उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, या वो रेमिटेंस डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। वो रेमिटेंस डिपार्टमेंट अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। क्लियरिंग की जब हम बात करते हैं तो ये लोकल बैंक्स की बात हो रही होती है, मतलब विद इन द बाउंड्री ऑफ योर कंट्री। अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, वो एक दूसरे के नाम पे अगर चेक इशू करते हैं, ऐसे कस्टमर्स के नाम पे जिनके अकाउंट्स तो मुख्तलिफ बैंक्स में है, बैंक अल हबीब और बैंक अल्फला में है, या लेट से एमसीबी या बैंक इस्लामी में है, जब दो मुख्तलिफ बैंक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इस सिचुएशन में हम क्लियरिंग डिपार्टमेंट की हेल्प लेते हैं, और ये सिर्फ विद इन द कंट्री होता है, ये आउटसाइड द कंट्री चेक्स प्रोसेस नहीं होते। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें या तो मनी एक्सचेंजर्स मौजूद होते हैं, जैसे वेस्टर्न यूनियन है, इसी या स्टेट बैंक इन्वॉल्व होता है, या बैंक्स खुद से इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट चेन्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, वो ये क्लियरिंग के थ्रू प्रोसेस नहीं होता। जी, और कोई क्वेश्चन? तो सर इनका गवर्नमेंट के पास फिर रिकॉर्ड होता है कि ये कितना? जी बिल्कुल मौजूद होता है। इसमें गवर्नमेंट क्योंकि रेगुलेट कर रही होती है थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो सेंट्रल बैंक है मुल्क का। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक लिमिट अप्रूव की हुई है कि अगर उससे कम ट्रांजैक्शन होती है तो वो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। बट अगर उस अमाउंट से ज्यादा, लेट से जस्ट टेक एन एग्जांपल, $2100, पहले ये लिमिट हुआ करती थी, अब ये शायद चेंज हो गई है। सो अगर तो $2100 से कम की कोई ट्रांजैक्शन है, देन स्टेट बैंक के इसकी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, या वो बगैर स्टेट बैंक के अप्रूवल के वो ट्रांसफर हो सकते हैं। बट उसके रिकॉर्ड मौजूद होता है, अगर वो बैंक के थ्रू हो रहे हैं तो बैंक उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, या किसी एक्सचेंज कंपनी के थ्रू हो रहे हैं तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है। बट अगर ये ट्रांजैक्शन $2100 से ज्यादा होती, तो ऐसी सूरत में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले स्टेट बैंक का अप्रूवल चाहिए होता है। स्टेट बैंक अप्रूवल देगा तो वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। सो ये रिकॉर्ड मेंटेन होता है।
इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, सो दिस वाज एक्चुअली द क्लियरिंग डिपार्टमेंट। अब क्लियरिंग डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करता है निफ्ट। निफ्ट है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये स्टेट बैंक का एक झेली इदारा है, या स्टेट बैंक के बिहाफ पे है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है, बट ये काम कर रही होती है स्टेट बैंक के लिए, कि जो क्लियरिंग का सारा प्रोसेस होता है ये निफ्ट परफॉर्म करता है। ये प्रोसेस जो है, इसको होल्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये कुछ टेक्निकल प्रोसेस है, एंड विदाउट वाइट बोर्ड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो ये जब हम क्लासेस इंशाल्लाह आफ्टर वेकेशंस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट करेंगे, देन यू पीपल शुड रिमाइंड मी कि निफ्ट का जो प्रोसेस है ये इसको डिस्कस करना है हमने। ठीक है, सो ये हम तब डिस्कस करेंगे, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। सो द नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज रेमिटेंस डिपार्टमेंट। रेमिटेंस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है, रेमिट का मतलब होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना या ट्रांसफर करना। सो लेट से मैं कहता हूँ कि ए अकाउंट से बी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें, तो इसका मतलब है रेमिटेंस एग्जीक्यूट हो रही है। क्लियरिंग को भी हम रेमिटेंस कहते हैं, क्योंकि क्लियरिंग में भी पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा होता है, बट नॉर्मली बैंक में क्लियरिंग और रेमिटेंस को अलहदा से डील किया जाता है। उसकी वजह यह है कि क्लियरिंग जब हम वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ चेक बेस पे आ जाता है, कि जब दो मुख्तलिफ बैंक से इन्वॉल्व होते हैं। जब हम रेमिटेंस इज अ ब्रॉडर टर्म, जब हम रेमिटेंस की बात करते हैं तो लाजमी नहीं है दो मुख्तलिफ बैंक से इन्वॉल्व हो, बल्कि सेम बैंक भी हो सकता है, सेम बैंक के मुख्तलिफ ब्रांचेस हो सकती हैं, या दूसरा बैंक भी हो सकता है। सो रेमिटेंस एक बड़ी टर्म है जिसके अंडर क्लियरिंग भी आती है। और क्लियरिंग का जब हम नाम यूज करेंगे, सो इट मींस देयर आर टू डिफरेंट बैंक्स इन्वॉल्व्ड एंड द ट्रांजैक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड थ्रू चेक्स। ठीक है, अब रेमिटेंस क्या है? रेमिटेंस भी दो किस्म की होती है, इनवर्ड रेमिटेंस एंड आउटवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस होती है कि जिसमें पैसे आपके पास आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एमसीबी बैंक में काम कर रहे हैं और आपको पैसे मिलने हैं फ्रॉम बैंक अल्फला, तो बैंक एमसीबी के लिए ये इनवर्ड रेमिटेंस है। और जिसका आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि बैंक अल्फला से पैसे निकल रहे हैं, तो बैंक अल्फला के लिए वो आउटवर्ड रेमिटेंस होगी। ये ऑपोजिट है इनवर्ड क्लियरिंग। इनवर्ड क्लियरिंग का मतलब था आपके कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकलने हैं, जबकि इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब है कि आपके कस्टमर के अकाउंट में पैसे आने हैं। सो दोनों जो है वो कॉन्सेप्ट ऑपोजिट है बिल्कुल। इसी तरह आउटवर्ड क्लियरिंग का मतलब ये था कि आपके कस्टमर के अकाउंट में पैसे जमा होने हैं, जबकि आउटवर्ड रेमिटेंस का मतलब ये है कि आपके कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकलने हैं या विड्रॉ होने हैं। ठीक है, सो अब हम रेमिटेंस को डिस्कस करते हैं। रेमिटेंस के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक रेमिटेंस है इंटर ब्रांच ट्रांसफर। इंटर ब्रांच ट्रांसफर का मतलब, इंटर का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं ना इंटरनेशनल, दो नेशनैलिटीज के माबैन, दो नेशनैलिटीज के दरमियान। इसी तरह इंटर ब्रांच का मतलब होगा दो ब्रांचेस के दरमियान, बट ऑफ द सेम बैंक। लेट से बैंक अल्फला जोहर टाउन ब्रांच से बैंक अल्फला गार्डन टाउन ब्रांच में जब हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटर ब्रांच ट्रांसफर, या इसको इंट्रा बैंक भी कहते हैं। इंट्रा भी कहते हैं विद इन द सेम बैंक। आपके जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, तो पहले होता है इंट्रा कैंपस। इंट्रा कैंपस का मतलब ये है कि लोअर माल कैंपस में अगर आप पढ़े हैं, तो लोअर माल के अंदर जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, ऑल दीज विल बी कंक्लूडेड इन इंट्रा कैंपस स्पोर्ट्स। फिर इंट्रा कैंपस स्पोर्ट्स से जो विनर्स होते हैं, जो चैंपियंस होते हैं या जो जीतते हैं, फिर वो मुख्तलिफ कैंपसेस के दरमियान खेलते हैं, फिर उसको हम कहते हैं इंटर कैंपस। तो पहले था इंट्रा कैंपस के जो आप ही के अपने कैंपस के दरमियान स्पोर्ट्स हो रही हैं, फिर इंटर कैंपस के लोअर माल का टाउनशिप से, या लोअर माल का जोराबाद कैंपस से, या लोअर माल का विहारी कैंपस से, ये हो गया इंटर कैंपस। फिर जो कैंपसेस से जीतते हैं फिर होते हैं इंटर यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का यूसीपी से, या यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का जीसीयू से, इस तरीके से। सो सिमिलरली अगर हम बात करें इंट्रा बैंक की, इंट्रा बैंक का मतलब ये है कि एक ही बैंक उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस में जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं,
या जो रेमिटेंस हो रही है या जो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा बैंक ट्रांसफर्स। जैसे बैंक अल्फला की वापडा टाउन ब्रांच से मैं पैसे ट्रांसफर करता हूँ बैंक अल्फला की चबुर्जी ब्रांच में, सो दैट इज एन इंट्रा बैंक ट्रांसफर। इसको हम ऑनलाइन ट्रांसफर भी कहते हैं। पहले क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रांसफर्स नहीं हुआ करती थी, आज से अगर हम बहुत साल पहले चले जाएं, जब ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी या इस वीजा या मास्टर कार्ड जैसे आप एटीएम कार्ड कहते हैं, डेबिट कार्ड, ये मौजूद नहीं था, तो पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको एक जगह से पैसे विड्रॉ करने पड़ते थे, ऑल द वे यू विल हैव टू ट्रेवल एट द अदर पोजीशन एट द अदर लोकेशन, वहां पे जाके आप जमा करवाते थे। फिर जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट, फिर यही काम चेक के थ्रू होने लगा कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में पैसे ट्रांसफर होने हैं तो भी चेक के थ्रू होंगे। बट देन द मॉडर्न बैंकिंग जो है, जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बेहतर होते चले गए, टेक्नोलॉजी बेहतर होती चली गई, तो अब यही काम ऑनलाइन हो जाता है कि अब आपने लेट से कि चबुर्जी ब्रांच में अगर कोई पैसे जमा करवाने हैं तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने करीबी किसी भी ब्रांच, उस बैंक की किसी भी ब्रांच में जाएं, वहां पे स्लिप फिल करें, पैसे दें, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एक डिफरेंट लोकेशन की ब्रांच में पैसे उस अकाउंट में जमा कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन फैसिलिटी। सो रेमिटेंस में एक ट्रांजैक्शन है इंट्रा बैंक, जिसको हम ऑनलाइन फैसिलिटी भी कह रहे हैं। फिर एक इसी तरीके से मौजूद है इंटर बैंक। इंटर बैंक ट्रांसफर या इंटर बैंक रेमिटेंस का मतलब ये है कि अब दो मुख्तलिफ बैंक से इन्वॉल्व है, यानी कि बैंक अल्फला से पैसे ट्रांसफर होने हैं बैंक अल हबीब को, सो दिस इज कॉल्ड इंटर बैंक रेमिटेंस। अब इंटर बैंक रेमिटेंस के भी मुख्तलिफ टूल्स हैं, या इंटर बैंक रेमिटेंस के भी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि जिसके थ्रू आप इंटर बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एटीएम कार्ड्स मौजूद हैं। अब आपका अकाउंट बैंक अल्फला में है और लेट से आप बैंक अल हबीब में पैसे जमा करवाना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप बैंक अल्फला की एटीएम में जाएंगे, वहां पे आपका जो एटीएम है बैंक अल्फला का वो इंसर्ट करेंगे, अपना पिन कोड डालेंगे, तो आपसे पूछेगा इंटर बैंक ट्रांसफर करना है, क्या प्रोसेस करना है, कैश विड्रॉ करना है, पिन चेंज करना है या ट्रांसफर करना है। आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा विद इन बैंक करना है, यानी कि इंटर बैंक करना है या इंट्रा बैंक करना है। सो आपने क्योंकि एक डिफरेंट बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हैं, इसलिए आप इंटर बैंक करेंगे। जैसे ही इंटर बैंक पे क्लिक करेंगे, वो मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको बता देगा। HBL में है, जितने भी बैंक्स के नाम है पाकिस्तान में, वो सारे आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। आपने क्योंकि बैंक अल हबीब में करना है, सो आप बैंक अल हबीब को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, वो आपसे अकाउंट नंबर पूछेगा, आप वो कंप्लीट अकाउंट नंबर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, वो आपसे अमाउंट पूछेगा, कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है, आप वो अमाउंट लिखेंगे, ओके करेंगे, तो वो पैसे इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएंगे। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ इंटर बैंक ट्रांसफर। बट द क्वेश्चन इज कि एक एटीएम से या एक बैंक के एटीएम से दूसरे कस्टमर में या दूसरे बैंक, जो कि एक मुख्तलिफ बैंक था, आपके अपना कस्टमर नहीं था या आपका सेम बैंक नहीं था, वो पैसे कैसे ट्रांसफर हो गए। सो ऐसी सूरत में दरमियान में एक चीज या एक सर्वर या एक फैसिलिटी यूज हो रही है, जिसे हम वीजा या मास्टर कार्ड या वन लिंक या एमनेट इस नाम से जानते हैं। आपके पास अगर एटीएम कार्ड्स मौजूद हैं किसी भी स्टूडेंट के पास, या कोई आपने देखा हो, तो आप उसकी बैक पे देखें, उसके ऊपर मुख्तलिफ नाम लिखे होते हैं। इन्हीं सर्वर्स के वीजा लिखा होता है, या एमनेट लिखा है, या ऑरिक्स लिखा है, या लाइनक्स लिखा है, या वन लिंक लिखा है, इस किस्म के बहुत सारे नाम। सो बेसिकली ये थर्ड पार्टी सर्वर्स हैं या इंटरमीडियरीज हैं जो आपकी ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक अल्फला के कस्टमर हैं, सो आपके पास जो कार्ड है वो बैंक अल्फला का है, और बैक साइड पे वीजा लिखा है, इसका मतलब है वीजा और आप बैंक अल्फला के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है कि बैंक अल्फला अपने कस्टमर्स की डिटेल वीजा के साथ शेयर कर रहा है। और इसी तरीके से बैंक अल हबीब में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो बैंक अल हबीब भी वीजा के साथ कनेक्टेड है, और बैंक अल हबीब भी अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी डिटेल्स वीजा के साथ शेयर कर रहा है। सो आप समझ लें, ये जैसे सिंपल
एक 3 लोगों की एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी, 3 लोग हैं, ए अलहदा है, सी अलहदा है, बी इज अ पर्सन जो ए के साथ भी कनेक्टेड है और सी के साथ भी कनेक्टेड है। यही बी का रोल वीजा या मास्टर कार्ड या एमनेट ये चीजें उसका रोल प्ले कर रहा है कि अब बी क्योंकि दोनों के साथ कनेक्टेड है, इसलिए ए से बी पैसे लेगा और बी से आगे सी में ट्रांसफर कर देगा। सो दरमियान में जो सर्वर मौजूद है या जो इंटरमीडियरी मौजूद है, this due to this or due to that server, the transaction of transfer is being performed. So this is called interbank transfer. यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है जी, यहां तक सब समझ आ गया। ओके जी, नो क्वेश्चन। देन यही प्रोसेस या यही जो हम ऑनलाइन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं या रेमिटेंस की बात कर रहे हैं, एटीएम के बाद इंटरनेट बैंकिंग पे भी मौजूद है, मोबाइल बैंकिंग पे भी मौजूद है, बट द बेसिक इज सेम कि जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने हैं तो दरमियान में कोई ना कोई सर्वर या कोई ना कोई कनेक्टिविटी वो मौजूद है जो एक अकाउंट से पैसे विड्रॉ होते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके नेक्स्ट कस्टमर के अकाउंट को लिंक करती है और पैसे डायरेक्टली ट्रांसफर कर देती है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरबैंक रेमिटेंस और इंटरबैंक ट्रांसफर। नाउ वी हैव एन इशू हेयर कि अगर तो ये ट्रांजैक्शन छोटी है, 1 लाख की है, 2 लाख की है, तो फिर तो हमारे पास एटीएम का ऑप्शन मौजूद है या ऑनलाइन बैंकिंग का ऑप्शन मौजूद है। बट अगर ये ट्रांजैक्शन एक बड़ी अमाउंट की है, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन, तो एटीएम ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता बिकॉज देर इज अ डाउट कि अगर एटीएम कार्ड चोरी हो गया या किसी को पिन पता था या इसी तरीके से इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड है वो किसी को पता है, तो वो एक बड़ी अमाउंट जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती है। सो ये रिस्क को कम करने के लिए बैंक एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है ऑनलाइन बैंकिंग पे भी, एटीएम कार्ड पे भी, कि एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा अमाउंट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। अगर तो 1 लाख 2 लाख की ट्रांजेक्शन है फिर तो वो इंटरबैंक ट्रांसफर थ्रू एटीएम या ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग हो सकती है या हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बड़ी अमाउंट है, 10 मिलियन है, 12 मिलियन है, तो ऐसी सूरत में वो ट्रांजैक्शन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग नहीं होती बल्कि वो बैंक के थ्रू ही परफॉर्म करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब ये ट्रांजैक्शन क्या है इसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करते हैं।